हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली थी। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फिर हमने उसके बाद अगले यूनिट में पढ़ा था कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन के बिना क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्या उसके एक्सेप्शंस हमने कुछ पढ़े थे। ये सारी बातें अपन ने करी थी। तो आज की क्लास में अपन कौन सा करेंगे? यूनिट नंबर 3। कौन सी? यूनिट 3, दैट इज other essential element of a contract, other essential element of a contract। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन को अच्छे से करना है ना, तो अपन एक डायग्राम बना के कर सकते हैं, जिसके अंदर बोलता है कि अगर आपको एसेंशियल है ना, तो सबसे पहले तो कौन सा होना चाहिए? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पर्सन हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए। इसके अंदर कितनी बातें पढ़नी है अपन को? टोटल 3। कितनी पढ़ेंगे? 3। कौन कौन सी? अगर कोई पर्सन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के लायक है तो उसके बारे में 3 चीजें उसको फुलफिल करनी चाहिए। सबसे पहला वो क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब 18 से बड़ा होना चाहिए, मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड, वो माइनर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहली, ही शुड बी अ मेजर। सेकंड अपन क्या पढ़ेंगे? साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब उसको कोई भी दिमागी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय वो लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसने पास्ट में कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करी हो कि लॉ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया हो। बात समझ में आई? यूनिट नंबर 3 में हम सबसे पहले पढ़ के आ रहे हैं अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से अदर एलिमेंट्स होते हैं? जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एटलीस्ट वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए। जिसके अंदर हमारे को कितनी बातें पढ़नी है? 3। कौन कौन सी? सबसे पहले वो मेजर होना चाहिए, सेकंड साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज इट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। वो बात समझ में आई? क्लियर है? सेकंड अपन पढ़ेंगे फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो होनी चाहिए, सेकंड कौन सी होगी? फ्री कंसेंट। कौन सी होगी? फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या होता है? कोई बताएगा फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट जब वो कोर्जन या अंडू इन्फ्लुएंस ना, कोर्जन, किसी के प्रेशर में अंडू इन्फ्लुएंस, अगर ये सब नहीं होगा ना तो फ्री कंसेंट माना जाता है। अरे इन सिंपल वर्ड, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी किसी के दबाव में आके नहीं होगा। मैंने आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कराया बंदूक रख के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। या फिर हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराया, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा तो तेरी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे हम। बात समझ में आई? अगर तू यहां नहीं गया तो तेरी जॉब छीन ली जाएगी। अगर तूने ये नहीं करा तो लाइफ टाइम तेरे को सैलरी नहीं पे करी जाएगी। अगर अपन ऐसा कुछ करते हैं, दैट इज किसी दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसको वैलिड नहीं मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी है जब वो फ्री कंसेंट हुआ है। फ्री कंसेंट कब होता है? इट इज सेड टू बी फ्री कंसेंट व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय क्या क्या? सबसे पहला कोर्जन, सेकंड अनडू इन्फ्लुएंस। कौन सा हो जाएगा आपका? अनडू इन्फ्लुएंस। ना कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मैंने किसी से ना एग्रीमेंट कर लिया, कंसिडरेशन भी था, लेकिन वो एक फ्रॉड था। वो क्या था? एक फ्रॉड। जैसे आपने स्कैम देखी हो, वो पूरा का पूरा क्या था? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे वो क्या हो रहे थे? फ्रॉड हो रहे थे। झूठे कॉन्ट्रैक्ट थे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? फ्रॉड। तो उसको भी अपन नहीं मानेंगे। मतलब इन सिंपल वर्ड, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। और फ्री कंसेंट कब माना जाता है? जब वो इन सब से नहीं हुआ हो। कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, आई थिंक आपको सेक्शन भी याद आ गया होगा, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, या मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कौन सा? मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये सब भी नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? हमने कल स्टार्ट जब करा था लास्ट क्लास में, तो हमने पढ़ा था
कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन होना चाहिए, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पढ़ा था। आज बात करें कि और क्या क्या चीजें होंगी जिनकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। तो क्या क्या पढ़ा इसके अंदर अपन ने? कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होना चाहिए? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर अपन ने कितनी चीजें पढ़ी? 3। कौन कौन सी चीजें पढ़ी मृदुल? मेजर होना चाहिए। मेजर कब होता है? 18+ हो। सेकेंड साउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल समझो मैंने कोई 3-4 मर्डर कर रखे हैं, तो क्या लॉ ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया होगा? हाँ कर दिया होगा। समझो मैंने बहुत तगड़ा स्कैम किया है, तो बैंक वालों ने मेरा बैंक अकाउंट खोलने से मना कर दिया, और है ना समझो स्टॉक एक्सचेंज ने भी मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर रखा है, तो क्या मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ? यस मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ, तो मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आगे इट इज नॉट कॉज्ड बाय कितनी चीजें? 5। कौन कौन सी 5? कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगेन पांचों बताओ। पहली कोर्जन, सेकंड अनडू इन्फ्लुएंस, थर्ड वन इज फ्रॉड एंड द फोर्थ वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन, लास्ट मिस्टेक। बोलो बात समझ में आ गई? और जो आपका कंसीडरेशन चौथी चीज होती है वो होता है आपका कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, मतलब आपका कंसीडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void, not expressly declared void, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ कितनी चीजें पढ़नी है हमारे को? टोटल 4। कितनी चीजें करनी है हमारे को? 4। कौन कौन सी 4 चीजें हुई? पहली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर कितनी चीजें पढ़ी? 3। फिर हमने पढ़ा फ्री कंसेंट, इसके अंदर में कितनी चीजें हैं? 5। और फिर लॉफुल होना चाहिए हमारा क्या? कंसीडरेशन। एंड द लास्ट वन इज इट इज नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड void, ये void डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो पूरा चैप्टर तो यही है, अब इसकी डिटेल में जाके हमारे को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके सेक्शंस, इसके बारे में मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आई? तो एक बार इस चीज को आप बना लेना अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रह जाए, और अगर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो रिकॉल कर लीजिए विद इन अ मिनट। बात समझ में आई? चलो अब पढ़ते हैं। अब इसके अंदर अपन जब डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा पढ़ेंगे? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 11। हु इज कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 11 बोलता है। सेक्शन 11 बोलता है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11 बोलता है कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट वो होंगे जिसने तीनों चीजें अचीव कर ली हो। ही इज अ मेजर, ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अब क्या हो रखा है? कुछ लॉज बना रखे हैं, कुछ बातें बता रखी है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, कुछ रूल्स बना रखे हैं रिलेटिंग टू माइनर, कि अगर माइनर होगा तो क्या क्या केसेस लगेंगे और कैसे कैसे काम करेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात समझ में आई? तो हमारे को पढ़ना है लॉ रिलेटेड टू माइनर। इस माइनर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? माइनर के केस में क्या होगा? लॉ रिलेटेड टू माइनर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय विद अ माइनर इज void ab initio। void ab initio इसका मतलब क्या हो गया? void from beginning। क्या मतलब हो गया? void from beginning। अगर आपने किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट void ab initio होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही void रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 16 साल के बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे मेरा घर 20 लाख में बेच दूंगा। मैं तो मेजर हूं, मेरी एज तो 24 साल है, उस बच्चे की एज कितनी है? वो मुझे पैसा भी दे रहा है, पर क्या कॉन्ट्रैक्ट सही है? कल को वो मेरा पैसा खा जाता है तो क्या मैं केस कर सकता हूं? या कल को मैं पैसा उसको घर नहीं देता तो वो केस कर सकता है ना? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होगा। तो अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void ab initio, void from beginning। beginning से ही क्या रहेगा? वो void रहेगा। बोलो बात समझ में आई? तो पहला क्या था? void from beginning। सेकेंड, नो रेक्टिफिकेशन नहीं, नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। मतलब अगर कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल अभी एक माइनर है जिसको मेजर होने में 2 मंथ है। कितने मंथ है? मैंने उनके साथ आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है समझो 6 महीने के लिए, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है क्या वो मेजर हो गया?
तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं भैया नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्यों? कोई रेटिफिकेशन नहीं कर सकते आप आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। ऐसा नहीं कि जब बनाया तब तो माइनर और जब तक चल रहा है वो मेजर हो गया तब रेटिफाई कर दो, चेंज नहीं हो सकता। एक बार जब माइनर के साथ एंटर कर दिया तो इट इज वॉइड, वॉइड फ्रॉम इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आई? कितने पॉइंट पढ़े अपन ने? 2। कौन कौन से 2? वॉइड एब इनिशियो, कोई भी माइनर के साथ अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम बिगनिंग रहेगा ही रहेगा। एंड द सेकंड वन इज नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। मेजोरिटी अटेन करने के बाद उसके पास रेटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं होता कि भैया अब चेंज कर लूं ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एंड द थर्ड वन इज माइनर है ना, देखो माइनर के एक बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है इन लोगों ने। माइनर को बेनिफिट तो सारे दे दो, दिक्कत मत दो। तो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी अ, माइनर एक बेनिफिशियरी बन सकता है। बेनिफिशियरी मतलब बेनिफिट्स ले सकता है। फॉर एग्जांपल हमने लोग उसको एक पार्टनरशिप में पार्टनर बना दिया तो वो तो माइनर है, एग्रीमेंट में कैसे आएगा? पर हमने बोला देखो ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स, डी जो एक माइनर है, डी कौन है? माइनर। डी कौन है? माइनर। डी कौन है? माइनर। वो क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। हमने बोला इन तीनों को तो लॉस भी होगा। जो डी माइनर है ना, बाबू तेरे को प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, लॉस होगा तो तुझसे मांगेंगे नहीं। हम सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, तेरे लिमिटेड तो छोड़, तेरी तो लायबिलिटी ही नहीं है। तेरी तो मतलब तेरे को खाने पीने को तो बढ़िया बढ़िया मिलेगा लेकिन पैसा नहीं मांगा जाएगा। ऐसा बोला जाता है किसके लिए? माइनर के लिए। तो माइनर इज अ बेनिफिशियरी। माइनर कौन होता है? बेनिफिशियरी। बात समझ में आई? क्लियर है? हमने कितने पॉइंट पढ़े? 3। कौन कौन से? void ab initio, void ab initio मतलब void from beginning. Second, no ratification after attaining the maturity. And the third one is minor can be a beneficiary, मतलब he can take benefit from a contract. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसको बेनिफिट तो मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, हम तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मेजर मेजर माइनर। हमने बोला कि हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, जितना भी रेंट आएगा ना इससे वो बांट लेंगे, तो लॉस भी हो सकता है, कहीं आए नहीं। इस माइनर को बोला बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो तेरे को दे देंगे, लॉस होगा तो तेरे को नहीं मिलेगा, तो हम देख लेंगे क्या इसको बेनिफिट हो रहा है। तो माइनर को बेनिफिट मिलेंगे लेकिन कोई भी लॉस नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? एंड द फोर्थ वन इज माइनर कैन ऑलवेज प्लेज माइनॉरिटी। माइनर ऑलवेज कैन प्लेज माइनॉरिटी। क्या मतलब हुआ? माइनर ऑलवेज प्लेज माइनॉरिटी का क्या मतलब हुआ कि एक माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी को साबित कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया अपनी इच्छा से, हो भी रहा है, एंड में आके पसर गया, बोले मैं तो माइनर हूं, क्या मान लिया जाएगा? यस, मान लिया जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट अपन ने कौन सा पढ़ा कि माइनर ऑलवेज प्लेज माइनॉरिटी। इसका मतलब अगर माइनर कभी भी गलती से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, कभी भी माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया गलती से, तो वो बता सकता है कि नहीं मुझसे गलती हुई और मैं तो एक माइनर हूं। उसको ये नहीं बोला जाएगा तूने पहले क्यों नहीं बताया। फॉर एग्जांपल एक माइनर था 17 साल का, वो एंटर कर गया कॉन्ट्रैक्ट, दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी एकदम बढ़िया बढ़िया सा लगता था कि मेजर ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद उससे पूछा, गलती से एंटर हो गया, उसको भी नहीं पता था कि मैं एंटर नहीं हो सकता। बाद में उसको पता पड़ता है कि यार मैं तो माइनर हूं, मतलब एक माइनर एंटर नहीं कर सकता, तो ही कैन ऑलवेज प्लेज हिज माइनॉरिटी। ये माइनर का एक राइट होता है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? अब हो जाता है क्या माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्या? लेकिन जो उसके गार्जियन होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन ऑफ अ माइनर। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक एनजीओ का और एक छोटी सी बच्ची का, उस बच्ची की एज है 7 ईयर्स कि वो फेस रहेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ऐसे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते? जैसे एडवर्टाइजमेंट में बच्चे नहीं आते, सीरियल्स में आते हैं, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता होगा। तो फिर वो बच्चे तो छोटे हैं, कैसे करते होंगे? माँ बाप करते हैं, मतलब उसके गार्जियन। माँ बाप वर्ड की पेरेंट्स यूज क्यों नहीं किया, गार्जियन क्यों यूज किया? कोई भी हो सकता है। माँ बाप इन सेंस समझो कोई बच्चा है उसके माँ बाप नहीं है, बुआ के साथ रहता हो, चाचा चाची के साथ रहता हो, किसी के साथ, तो मतलब गार्जियन मतलब जो उस बच्चे को पाल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट चाइल्ड। बात समझ में आई?
क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। एक होता है माइनर की कभी भी इंसॉल्वेंसी नहीं कर सकते, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता तो इंसॉल्वेंट कहां से होगा? इंसॉल्वेंट तो तब होता है जब बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया हो, उसकी एसेट लायबिलिटी, तो एसेट खरीदने का राइट नहीं है, बेचने का नहीं है, तो कहां से इंसॉल्वेंसी होगी? तो कोई इंसॉल्वेंसी नहीं होगी। बात समझ में आई? ये सारी बातें अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? माइनर। तो आपके पास एक और चीज आ जाएगा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है, व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू अ माइनर। ये तो था कि कौन कौन से लॉ होते हैं, अब इनमें से आपको ढूंढने पड़ेंगे कि माइनर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, माइनर के पास क्या क्या बेनिफिट है। तो जैसे बेनिफिट क्या हुआ, वो प्लेज कर सकता है माइनॉरिटी को, वो हमेशा बेनिफिशियरी बन सकता है, ये सारे हैं, वो कभी इंसॉल्वेंट नहीं होगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू अ माइनर। माइनर कैन बी अ एजेंट, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? माइनर कैन बी अ एजेंट बन सकता है क्या? देखो डायरेक्टली तो नहीं बन सकता, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट बन सकता है, ओनली फॉर प्रॉफिट उसको कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन लॉस के लिए वो कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो माइनर कैन नॉट बी एजेंट, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, बट ओनली फॉर बेनिफिट ही कैन बी अ एजेंट। बोलो बात समझ में आई? क्या जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बाय माइनर एंड एडल्ट? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोच लो। हाँ, सारी लायबिलिटी जॉइंट मतलब कि जो मेजर है ना उसमें उसी की joint contract by minor, in such case the adult will be liable for the contract and not the minor। मतलब joint contract हो रहा है minor और major। फॉर एग्जांपल मैंने और आयुषी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से भी, तो आयुषी माइनर और मैं मेजर, तो अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी लॉस हुआ, अगर कोई भी लॉस हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ मेरी, इनकी नहीं होगी। तो माइनर को बेनिफिट तो मिलता है लेकिन लॉस, अरे सिंपल सी बात, माइनर की बात आ जाए ना, तो माइनर को सारे फायदे तो दे दो, नुकसान कभी भी नहीं मिलेगा किसी माइनर को। तो देयर इज अ सिंपल पॉइंट, माइनर क्या एक एडल्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मिलके? यस, एक माइनर मेजर मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी, सारी लायबिलिटी किसकी होगी? एडल्ट की, माइनर की नहीं होगी। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में? एक, क्या माइनर को कभी भी शेयर होल्डर बना सकते हैं? क्या माइनर कभी शेयर होल्डर बन सकता है? देखो एज अ जनरल रूल माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं बन सकता, क्योंकि शेयर होल्डर की कंपनी और शेयर होल्डर के बीच का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हमने पढ़ा था माइनर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ वॉइड एब इनिशियो होगा। तो माइनर कभी भी किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं एक मेजर, मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे, फुल्ली पेड शेयर। कौन से? फुल्ली पेड शेयर होता है जिसपे कोई पैसा पे करना बाकी नहीं है, कोई पैसा पे करना बाकी नहीं है। तो वो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर के साथ नहीं। वो क्या करेगा? माइनर को ट्रांसफर कर सकता है फुल्ली पेड शेयर, और वो शेयर किसके हो जाएंगे? माइनर के हो जाएंगे, जिसपे सिर्फ माइनर को बेनिफिट मिलेगा, मतलब डिविडेंड मिलेगा, माइनर से कोई पेमेंट लिया नहीं जाएगा। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? मतलब जनरल रूल तो क्या बोलता है? माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन कोई बंदा जिसने फुल्ली पेड शेयर है वो माइनर को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब फुल्ली पेड शेयर तो ट्रांसफर हो सकता है माइनर को, लेकिन माइनर कभी भी खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकता किसी कंपनी के। अच्छा, पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? वो भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसकी लायबिलिटी होगी तो माइनर को पे करनी पड़ेगी। माइनर से तो मांगते ही नहीं है कुछ, माइनर बोलते हैं तू एंजॉय कर, तेरे को पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो माइनर से कोई पेमेंट नहीं लिया जाता। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? समझ में आया? तो माइनर क्या शेयर होल्डर बन सकता है? यस, माइनर बन सकता है। और एक और चीज, क्या माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिशियर जरूर बन सकता है। मतलब बेनिफिट पार्टनर ऐसा बन जाएगा कि ए बी सी पार्टनर, डी इज अ माइनर, वो बेनिफिशियरी पार्टनर है। प्रॉफिट होगा तो ले लेगा, लॉस होगा तो बाहर में जाए, नहीं चाहिए हमारे को। बात समझ में आई? इन सिंपल वर्ड, दो वर्ड में अगर आपको इसका सार निकाल के दूं ना, एक, लॉस होगा तो माइनर का कोई रिश्ता नहीं है, प्रॉफिट है तो सबसे आगे आ जाएगा। समझ रहे? लड्डू बट रहे तो बाबूजी लाओ, डंडे बढ़ रहे तो अंदर छोटे हैं, भाग जाएंगे। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। आगे भी कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपने नहीं पढ़ी हो तो यही रूल लगा देना, माइनर को लॉस नहीं होने देंगे, माइनर को लॉस नहीं देंगे, प्रॉफिट की जगह बेच देंगे उसको आगे। बात समझ में आई? दो अच्छी चीज थी, माइनर शेयर होल्डर वाली बात, माइनर पार्टनर की बात, और माइनर और एजेंट की बात, और माइनर और
अडल्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बात समझ में आई? तो दीज आर द लॉ या रूल्स रिलेटेड विद माइनर। बोलो बात समझ में आई? एक बार रिकॉल कर लो अपनी कॉपी के साथ ही, कॉपी में लिखा हुआ है, प्लीज एक बार रीड आउट कर लो सारे। बात समझ में आई? तो पहला अपन ने क्या पढ़ लिया, मेजर माइनर वाली बात। अब सेकंड अपन पढ़ते हैं साउंड माइंड। कौन सा? देखो साउंड माइंड कौन सा बोलता है, सेक्शन नंबर कौन सा बोलता है, सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19 या 1872। कौन सा? 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 12 बोलता है एक पर्सन को साउंड माइंड तब बोला जाएगा जब वो केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब उसको सारी चीजें समझ में आ रही हो, प्रॉपर्ली सारी चीजें वो कर पा रहा हो, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, साउंड माइंड का बोल दिया जाता है। और अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा या फिर कोई भी चीज में उसको दिक्कत आ रही है और वो समझ नहीं पा रहा, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, अनसाउंड माइंड। तो क्या एक अनसाउंड माइंड का बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है लेकिन कुछ पीरियड के लिए साउंड का बन जाता है, मतलब दिन तक ठीक है, रात को उसको शबनम की याद आती है तो रात को बावड़ा हो जाता है, तो रात को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता लेकिन दिन में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। धूप से एलर्जी हो जाती है उसको, पागल हो जाता है धूप देखते ही, तो दिन में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, रात को ठीक हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इन सिंपल वर्ड, जब भी वो साउंड माइंड का हो, चाहे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब अनसाउंड माइंड का होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? ये टॉपिक भी होता है हमारा फिनिश। क्लियर है? और थर्ड हमने पढ़ा था वो कभी भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के साथ। अब आते हैं हम किसके ऊपर, फ्री कंसर्न के ऊपर। किसके ऊपर? फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न में आप लोग एक काम करिए, मेरे साथ दोबारा डायग्राम बनाइए, जो मैं बना रहा हूँ इस डायग्राम को दोबारा बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्री कंसर्न। पहला अपन ने कौन सा पढ़ा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कितनी चीजें पढ़ी हमने? 3। कौन कौन सी? मेजर होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, और साउंड माइंड का होना चाहिए। अब अपन पढ़ रहे हैं फ्री कंसर्न। तो कंसर्न इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, कंसर्न इज नॉट फ्री, कंसर्न को फ्री नहीं माना जाएगा इफ इट इज कॉज्ड बाय। इनमें से किसी भी तरीके से हुआ ना तो कंसर्न को फ्री नहीं माना जाएगा। कंसर्न इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय, किसी भी तरीके से कॉज्ड होता है तो कंसर्न को फ्री नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला बोलता है ये कोर्जन। कौन सा? कोर्जन। सेकंड कौन सा था? अनडू इन्फ्लुएंस। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था? फ्रॉड। फोर्थ हमने कौन सा पढ़ा था? मिस्टेक। और लास्ट कौन सा पढ़ा था? मिस्टेक। 5 पढ़े थे? अरे 5 पढ़े थे। अब कोर्जन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है? कोर्जन का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी दबाव में काम करवाया हो, समझ रहे हो, आपने कैसा काम कराया, कोई भी दबाव में आके, डर के कारण। अरे सुनो मेरी बात, कोर्जन का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करा रहे हो किसी तरीके का डर देके, धमकी देके, बंदूक रख दी सर पे, या तो हाँ बोल, नहीं तो या तो कॉन्ट्रैक्ट कर, नहीं तो गोली मार देंगे। मूवी देखिए वो आपने, सिंघम। सिंघम में स्टार्टिंग में बोलता है ए किस बात क्या खड़े है, प्रॉपर्टी पे साइन करना, अभी तो तेरा बेटा मरा है, अभी पूरी फैमिली बाकी है, एक्सीडेंट मर्डर ये होते रहते हैं, जरिया मैं होता हूँ। बोलता है तो साइन कर, नहीं तेरी पूरी फैमिली को एक एक करके मार दूंगा। तो उसने साइन खुद की इच्छा से किया था क्या? नहीं। अच्छा, फिर आपने वो मूवी देखी थी सिम्बा। सिम्बा में भी करवाता है, एक आदमी से जाके बोलता है कि उससे पंगा मत ले, तेरी बेटी कल को घर से आ रही हो, उसको किडनैप करा लिया जाए, स्कूल से आ रही हो, कल को तू देखे ही नहीं, समझ रहे? बोलते तेरे को अच्छा लगेगा क्या एक प्रॉपर्टी के लिए बेटी गायब हो जाए? उसने डर के कारण साइन करवा दिया प्रॉपर्टी पे। तो ये सबको क्या बोला जाता है?
सर क्या बोला जाता है, कोर्जन। कोर्जन का मतलब होता है किसी डर से, कैसे कर रहा है, डर से, धमकी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करवा रहे हो किसी को तो उसको क्या बोला जाता है, कोर्जन। बोले सर ये कैसे प्रूफ होगा, अरे सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रूफ करा दिया कि कोर्जन है तो मान लिया जाएगा, आप नहीं करवा पाते तो कोर्जन नहीं है। कुछ पूछ रहे थे? नहीं। एक और चीज, क्या कोर्जन हुआ है फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानना चाहता हूँ, क्या मान सकता हूँ? मतलब मुझे धमकी दी कि तू ये घोड़ा खरीद, देखो खरीदना ही पड़ेगा, मैंने धमकी में खरीद लिया, पर अब घोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है मुझे नहीं बेचना, वापस दे देंगे, क्या रख सकता हूँ? तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड एज वेल एज वॉइड, डिपेंड अपॉन द अग्रीड पार्टी, डिपेंड अपॉन द, मतलब जैसा आपको ठीक लगे आप करवा सकते हो, आप उसको वैलिड भी मान सकते हो और वॉइड भी मान सकते हो। तो मुझे बताओ क्या इफेक्ट आएगा कोर्जन का, कोर्जन का इफेक्ट क्या रहेगा, वॉइडेबल। कैसा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल। सेक्शन कौन सा था, कोर्जन का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 15, सेक्शन 15 कोर्जन। अगला होता है अंडू इन्फ्लुएंस। कौन सा होता है, अंडू इन्फ्लुएंस। क्या होता है अंडू इन्फ्लुएंस, अपनी पावर, भूल गए आप लोग, अपनी पावर को मिसयूज करना, अपनी पावर को मिसयूज करना। ध्यान से सुनो, कोर्जन के अंदर तो मैं दबाव में ला रहा था धमकी देके, लेकिन यहाँ मैंने अपनी पावर यूज कर ली। फॉर एग्जाम्पल अपन तीनों यहाँ पे बैठे हैं, मैंने अपनी पावर यूज करके खुद को तो बचा लिया और आपको कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया, या मेरी पावर यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, आप लोगों को नहीं होने दिया, समझ रहे हो, सेलिब्रिटीज वगैरह कुछ लगा लोगों के, किस भी तरीके से आप लोगों को हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेने दे रहा, या गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया, सिर्फ पावर यूज करके। मारने वारने की धमकी नहीं दी, मैंने मेरी पावर यूज करी है, तो दैट इज अनडू इन्फ्लुएंस। क्या हो जाता है ये हमारा, अनडू इन्फ्लुएंस। अगर ऐसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है तो उसको भी कैसा मान लिया जाता है, हम सही नहीं मानेंगे, मतलब फ्री कंसर्न नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि फ्री कंसर्न कब कब नहीं होगी, तो 5 चीजें, कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। बात समझ में आई? तो सेकंड कौन सा था, अनडू इन्फ्लुएंस। अनडू इन्फ्लुएंस का भी इफेक्ट क्या आएगा, इसका भी इफेक्ट कैसा रहता है, वॉइडेबल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल। आप चाहते हो तो ठीक मान लो, आप चाहते हो नहीं तो गलत मान लिया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल। बात समझ में आई? अगला हमारा कौन सा आता है, फ्रॉड। कौन सा होगा, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा फ्रॉड। सेक्शन कौन सा होगा फ्रॉड का, 17। कैसे याद रखना है, 17 खतरा, फ्रॉड सेक्शन 17, 17 पे खतरा मतलब फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, कुछ और बता के, गलत बता के, कुछ चीटिंग करके आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, जैसे हर्षद मेहता का पूरा स्कैम मतलब फ्रॉड, पूरा का पूरा क्या था, वो फ्रॉड था। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे एग्रीमेंट को आप सही मानोगे? नहीं, ये सारे एग्रीमेंट कैसे हो जाते हैं, गलत मान लिए जाते हैं। डिपेंड करता है अगली पार्टी पे कि वो क्या चाहते हैं। फ्रॉड का इन सिंपल मतलब हो गया, दिखाया कुछ और, कर कुछ और दिया। बात समझ में आई? मैंने आप लोगों के साथ क्या किया, आपको आईफोन बेचा, आईफोन को कटा हुआ एप्पल तो था, लेकिन आपने जैसे उसको एप्पल को ऐसे ऐसे करा ना, हटिया, अंदर ओप्पो लिखा हुआ है। चीटिंग, चीटिंग है नहीं है? मैंने आपके साथ क्या किया, रीबॉक के डब्बे में अंदर निकल रहा है रीबुक, प्यूमा के डब्बे में अंदर निकल रहा है पोमा। चीटिंग नहीं भैया, फ्रॉड है। तो पूरा का पूरा फ्रॉड है। मैंने आप लोगों के साथ क्या किया, पैसे तो ले लिए, पैसा इन्वेस्ट करने की जगह कहीं और लगा दिया और आपको बता आपके शेयर्स में इन्वेस्टेड है। ऐसी कंपनी थी नहीं, जाली कंपनियां, सिर्फ नाम की फिक्टिशियस कंपनी, इसको भी क्या बोला जाता है, फ्रॉड। तो फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल। कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल। कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब आपका कौन सा आ जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज आपका मिस्टेक। ये दोनों टॉपिक अपन सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन मिस्टेक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मिस्टेक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके साथ साथ आप मेरे साथ साथ भी बना लेना। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था, मिस्टेक के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, कि सबसे पहला मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड। मिस्टेक होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड। वॉइडेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। उसके बाद आपका 2 टाइप की मिस्टेक होती है, कौन कौन सी, बायलैटरल और यूनिलैटरल। आप लोगों ने पढ़ा था, बायलैटरल और यूनिलैटरल। मिस्टेक के अंदर जब वॉइड होगा तो 2 टाइप से हो सकता है, बायलैटरल और यूनिलैटरल।
बायलेटरल में भी हमने कितनी चीजें पढ़ी थी? 2। सेकंड, एज टू सब्जेक्ट मैटर और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसे ही यूनिलैटरल में हमने पढ़ा था क्या क्या? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एज आइडेंटिफाइड बाय पर्सन। बना लो बस, आइडेंटिफाइड बाय पर्सन। क्लियर? ये वो बना लो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपन को डिटेल में यही चीजें तो पढ़नी है। मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इसको अपन डिटेल में सारी की सारी चीजें करेंगे। एक बार ये बना लो आप आराम से। बात करते हैं कोर्जन की। किसकी बात करते हैं? कोर्जन। कोर्जन क्या बोलता है? सेक्शन 15, आपने किसी को कमिट कराया या डर दिया, थ्रेटिंग ऑफ फॉर कमिटिंग, या तो करवाया या डर दिया कमिटिंग के लिए, वो काम जो इंडियन पीनल कोड आईपीसी, धारा आईपीसी सुनिए, उसमें वो पेनल्टी हो, इंडियन पीनल कोड ने उसको गलत बोल रखा हो और आपने उस चीज को यूज करके कोई भी काम करवाया, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका कोर्जन। क्या बोला जाता है? कोर्जन। क्या बंदूक चलाना इंडियन पीनल कोड धारा आईपीसी में गलत है? सही है? मर्डर करवाना, रॉबरी, चोरी, जिसमें भी आपको पुलिस पकड़ ले, सिंपल सी बात, वो सारा क्या आता है? आईपीसी में आ जाता है। आपने वैसे काम कराया है तो क्या बोला जाएगा? कोर्जन। क्या बोला जाएगा? बात समझ गई? कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइडेबल। अगला आता है हमारा एंडू इन्फ्लुएंस। आपने अपनी पावर को यूज करा है डोमिनेंस को, वेयर रिलेशन बिटवीन दो पर्सन के बीच में रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी के पास क्या है? डोमिनेंस है, पावर टू डोमिनेंस, वो यूज करके आपने गलत कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल की इंचार्ज और प्रिंसिपल, किसके पास एक्स्ट्रा पावर है? प्रिंसिपल ने कुछ गलत करवा के, समझो इंचार्ज को इंग्लिश आती नहीं है और इंग्लिश की सब्जेक्ट उसको पकड़वा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती नहीं करवा सकती? बात समझ रहे हो? इसको क्या बोला जाएगा? आपका अंडू इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल समझो, इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली कौन है? सूर्य कुमार यादव के साथ उसकी हो गई बहस। अब उसने बोला भैया मैं तो देखो टीम में ही नहीं आने दूंगा, तो विराट कोहली क्या कर रहा है? अपनी पावर को यूज करके उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा रहा है, या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में डलवा रहा है कि वो रणजी खेलता रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहे। दैट इज अंडू इन्फ्लुएंस। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? ऐसी बात समझ में आई? एंड द थर्ड वन इज फ्रॉड। सेक्शन कौन सा हो जाएगा अंडू इन्फ्लुएंस का? 16। कौन सा हो जाएगा? सेक्शन 17 कौन सा होता है आपका? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब कोई भी तरीके का आपने धोखा किया हो, प्रॉमिस कराओ, प्रॉमिस पूरा नहीं कराओ, प्रॉमिस किया हो, प्रॉमिस पूरा नहीं किया, वो भी क्या एक टाइप से फ्रॉड। प्रॉमिस तो किया लेकिन प्रॉमिस पूरा नहीं किया, झूठी नॉलेज दे दी, झूठा वादा कर दिया, ये भी सारे क्या हो जाते हैं हमारे? फेक प्रॉमिसेस। या एंटर इनटू अ प्रॉमिस बट नॉट फुलफिल, आल्सो अ फ्रॉड। मैंने बोला चिंता मत करो तुम्हारा हो जाएगा, नहीं क्या है? फ्रॉड है। बताया कुछ और, कर कुछ और दिया, ये भी क्या है? फ्रॉड है। तो दीज ऑल आर फ्रॉड। सेक्शन नंबर 17 कौन सा हो जाएगा? सेक्शन 17। पूरी बात समझ गई? अच्छा, मेयर साइलेंस इज अ फ्रॉड? तो मेयर साइलेंस इज अ नॉट अ फ्रॉड। चुप रहना फ्रॉड नहीं है। मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। चुप रहना फ्रॉड नहीं है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है हमारा, क्या मेयर साइलेंस इज अ फ्रॉड? क्या मेयर साइलेंस फ्रॉड है? तो आंसर इज नो, मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। लेकिन लॉ बात ही करता है लेकिन की। कभी कभार मेयर साइलेंस को भी फ्रॉड मान लिया जाता है। जब आपकी ड्यूटी थी बताना, पुलिस वाला सामने खड़ा था, आपके सामने मर्डर हुआ है और आप चुप हो, गलत बात। इस बंदे ने मर्डर कराया भी अभी, आप उसके सामने खड़े हो, चुप हो, गलत है ना यार? आपने गलत देखा, सुना आपने ये चीज गलत हो रहा है, वो तो फ्रॉड है ही। गलत देखना और ना बताना भी फ्रॉड है। बात समझ आई? दर्द देना ही गलत नहीं है, दर्द सहना भी गलत, बेफालतू में। बात समझ में आई? तो इसको भी क्या बोला जाता है? मेयर साइलेंस तो फ्रॉड नहीं होता, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे मेयर साइलेंस को भी क्या बोला जाता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, वहां पे आपको साइलेंस नहीं रहना। वो पूछा आपकी गाड़ी में सब ठीक है, मैं चुप हूँ,
यार बता भाई, तेरे को बताना है अब, बाद में मत बोलना कि गाड़ी में आग लग गई ला पैसा दे, बोले पूछा तो था तुझसे। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हम चेक कर रहे हैं, इंश्योरेंस वाला क्या पूछता है आपको किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है ना, अपन को अस्थमा था बता ही नहीं रहे, 4 दिन बाद टपक गए, घर वाले पहुंच गए लाओ पैसा लाओ, बोले यार हमने उसको दवाइयाँ ही ऐसी दी थी। डॉक्टर आपसे पूछता है नहीं पूछता किसी तरह की बीमारी है या नहीं है, तो आपकी लायबिलिटी है बताओ, और नहीं बता रहे तो आपकी गलती है, समझो। फॉर एग्जाम्पल बहुत बहुत सिंपल सी चीज, बहुत ट्रेंडिंग, कोविड हुआ किसी को, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर पूछता है किसी तरीके की कोई बीमारी है या नहीं है, तो उस हिसाब से दवाइयाँ दे, बोलता है नहीं बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं, आने दो अपन तो सब सही है। पता पड़े किसी को अस्थमा था, डायबिटीज थी, और तुम गुलाब जामुन खिलाए जा रहे, बोले खाओ खाओ बढ़िया है आपके लिए। आपकी लायबिलिटी थी बताना, डॉक्टर से छुपाना नहीं था, ये भी फ्रॉड है। बात समझ में आई? यहाँ पे मेयर साइलेंस आपका काम नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। हमारा लड़का बहुत बहुत पढ़ा लिखा है, 18 साल का हो गया, बोले कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा, बोले नहीं पता पड़े पीछे पीछे 7 शादियाँ करके बैठे। अरे बताना पड़ेगा बहू, बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताया तो उसको फ्रॉड माना जाता है। पता पड़े घर में वो बहू आ रही है, देखिए तो 7 बीवियाँ पहले ही बैठी है, बोलिए आओ आओ लाइन में लगो, गलत है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, यहाँ पर भी आप मेयर साइलेंस नहीं रख सकते, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, फिक्टिशियस आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहां पर भी बोलना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, यहाँ पर भी आप चुप नहीं रह सकते, आपको बोलना ही पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैमिली में, ये घर तेरा, दुकान तेरी, वो एक और था फ्री लैंड पड़ी थी वो तेरी, वहां पे बता ही नहीं रहे, 3 भाइयों ने आपस में कर दिया, चौथे को पता ही नहीं, मेयर साइलेंस। बोले छोटा भाई पूछा है क्या बंटवारा हुआ, के बोले चुप है, बाद में बांट लिया आपस में, वो जाके केस कराया, बोलता सर हम तो कुछ बोला ही नहीं, तो दैट डजंट मीन कि कुछ गलत नहीं किया। मेयर साइलेंस भी फ्रॉड माना जाएगा, कहां पर? फैमिली सेटलमेंट के केस में। बात समझ में आई? तो कहां पर मेयर साइलेंस को फ्रॉड माना गया है? सबसे पहला फिक्टिशियस कॉन्ट्रैक्ट हो, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो, और इंश्योरेंस का हो, और फैमिली सेटलमेंट की केस हो। यहाँ पे आपके मेयर साइलेंस को क्या बोला जाता है? फ्रॉड बोला जाता है। और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? कंपनियां जब भी शेयर अलॉट करती है ना, तो वहां पर भी उनका राइट होता है थ्रू प्रोस्पेक्टर्स या किसी की तरह सबको बताना, वह कंपनी मेयर साइलेंस नहीं रख सकती। मेयर साइलेंस को भी क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड मान लिया जाएगा। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? अब हमारे पास टॉपिक बचते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, जो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसको दोबारा से रीड करो, बुक से रीड करो, क्वेश्चंस करो। हम मिलते हैं अगली क्लास में, इस यूनिट को भी फिनिश करेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।